animals or human beings, while water transport was done on hollow wooden logs or simply wooden boats. After the invention of wheel, block cart, chariots, camel carts were developed for animal used to pull vehicles. तो ये सभी आपको मालूम है कि पहले टाइम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट के लिए, जो जमीन पे जो ट्रांसपोर्ट था उसके लिए अपन क्या क्या यूज करते थे, एनिमल है, ठीक है, या ह्यूमन बैग जो भी उसके पीठ के ऊपर लाद करके, और दूसरा जो, हेलो, वाइल वाटर ट्रांसपोर्ट, जो पानी के थ्रू भी जो ट्रांसपोर्ट होता था उसमें क्या करते थे, होलो वुडन लॉक, जो खोखले वुडन के लॉक होते थे या सिंपल वुडन बोर्ड बनाई जाती थी, और उसके थ्रू जो है सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाया जाता। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ उसके बाद में ब्लॉक कार्ट, कैरियट्स, कैमल कार्ट्स और जो है उसको डेवलप किया गया, और उससे ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही इजी हो गया। Transport then evolved in 19 and 20 century too. 19 और 20 सेंचुरी के अंदर, शताब्दी के अंदर, बस, ट्रेन, कार्स, एरोप्लेन्स, जेट्स, स्टीम एंड मोटर बोट जो है वो आ गया। तो अपन देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ट्रांसपोर्ट के जो भी साधन थे उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। जब पहिए का आविष्कार नहीं था तो उस कंडीशन के अंदर एनिमल और जो ह्यूमन बीइंग थे उनके पीठ के ऊपर सामान को लाद करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाया जाता था। लेकिन जैसे पहिए का आविष्कार हुआ तो फिर बहुत सी गाड़ी आ गई, और उसके बाद में 19 और 20 सेंचुरी के अंदर, 19 और 20 सेंचुरी के अंदर जो है आपका आज जो अपन देख रहे हैं, बस है, ट्रेन है, कार्स है, एरोप्लेन है, जेट्स है, स्टीम है, मोटर बोट्स है, वो सारे। अब देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है, इसके अंदर फर्स्ट में जब आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो सिंपल सा जो भी आपका एक हॉर्स हुआ होता था, ठीक है, उसके ऊपर बैठ करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाया जाता था। दूसरा जो था एक टांगा गाड़ी थी, उसके ऊपर भी बैठ करके जाते थे, पुराने टाइम के अंदर रथ बोलते थे। इसके बाद में जैसे आज के टाइम में देखें अपन, तो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट मीडियम के अंदर आप देख सकते हैं जो लैंड के ऊपर चलते हैं, बस है, ट्रेन है, वो बारिश सारी चीजें हैं। यहाँ पे बस बताई हुई है, और अगर थ्रू द एयर भी अगर आपको जाना है तो यहाँ पर क्या है आपका एक एरोप्लेन भी है। अब देखते हैं लेंथ एंड डिस्टेंस। लेंथ और डिस्टेंस के अंदर क्या डिफरेंस है। लेंथ टेल्स अस हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज, व्हाइल डिस्टेंस गिव्स द इंफॉर्मेशन एज टू हाउ फार टू थिंग्स आर। देखो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। लेंथ क्या बताती है कि ऑब्जेक्ट कितना लंबा है, लेकिन डिस्टेंस अपन को बताती है कि कोई भी दो चीजें हैं वो एक दूसरे से कितनी दूर है। लेंथ क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट की साइज को बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना उसका साइज है, वो कितना लंबा है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो अपन को बताती है कि कोई भी दो पॉइंट्स हैं, दो थिंग्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके बीच की कितने डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ स्केल्स, length was measured with the help of random wooden sticks, hands of threads. Similarly, distance were measured in days or time taken to reach from one place to another. अब यहाँ पे पहले टाइम के अंदर जब स्केल नहीं था तो उस समय जो भी आपकी लेंथ को मेजर करना होता था तो लेंथ को कैसे, अगर या तो वुडन की स्टिक होती थी उससे, या हैंड से, या एक जो थ्रेड होता उसके थ्रू जो है लेंथ को मेजर करते थे, ठीक है। लेकिन जो डिस्टेंस को जो मेजर करना होता था तो उस समय कोई ऐसी यूनिट नहीं थी, तो बताते थे कि चलिए यहाँ से उदयपुर से जयपुर कितने डिस्टेंस पर है, तो बताते कि पैदल जाएंगे तो 3 दिन की डिस्टेंस पर है या 5 दिन की डिस्टेंस पर है, ठीक है। इस प्रकार के डिस्टेंस को भी टाइम के हिसाब से मेजर करते थे जब आपका स्टिक जो स्केल नहीं था। अब इंसिडेंट सिस्टम ऑफ मेजरिंग लेंथ, लेंथ ऑफ द टेबल इज 2 स्टिक। जैसे आपका टेबल है तो उसकी लेंथ जो है वो 2 स्टिक। अभी भी अगर आप टेलर के पास में जाएंगे तो टेलर भी जो है अधिकतर जो लेंथ है वो टेबल के साइज के अकॉर्डिंग ही मेजर करता है, क्योंकि उसके ऊपर ही स्केल बना हुआ होता है, और उसको देख करके जो भी कपड़ा काटना है वो सब उसी के थ्रू करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है मेजरमेंट। मेजरमेंट इज कंपेरिजन ऑन एन अननोन क्वांटिटी विद ए नॉन क्वांटिटी। मेजरमेंट क्या एक प्रोसेस है
जिसमें क्या करते हैं, कोई भी अननोन क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को अपन कंपेयर करते हैं विद द नॉन क्वांटिटी। द नॉन क्वांटिटी इज कॉल्ड व्हाट, यूनिट। ठीक है। अगर जैसे आप देखें 1 kg, 1 kg क्या आपका नॉन क्वांटिटी है, और आपको कोई भी एक दूसरा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने उसको उसके कंपेयर किया और आपको लगा कि ये जो क्वांटिटी है वो उस वेल नॉन क्वांटिटी से डबल है, तो आप क्या कहेंगे, ये कितना है, 2 kg है। लेकिन अगर उसका 1/4 ही है, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, ये जो है वो 1/4 kg है। तो ये सिर्फ जो मेजरमेंट है वो क्या है आपका, प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन। Depending upon the unit, the number changes. For example, distance between point A and B is 4.5 किलोमीटर और 2.79 मिनट्स। अगर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। जैसे ए और बी, ठीक है, 2 पॉइंट है, उसके बीच की डिस्टेंस को अगर आपको मेजर करना है, तो यहाँ पे करेक्ट डिस्टेंस 4.5 किलोमीटर दिया सर हुआ है। हाँ बोलिए बेटा। सर सर मिल्स का मतलब क्या होता है? माइल्स का मतलब जो है 1.665 किलोमीटर। 1 माइल्स इक्वल टू 1.665 किलोमीटर। तो ये ऑल टाइम के अंदर मेजर करते हैं अभी, लेकिन जो है जनरली किलोमीटर की अंदर डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो 4.5 किलोमीटर है, और वो जो इक्विवेलेंट है कितना है, 2.79 मिनट्स। अगर वही 4.5 किलोमीटर को अगर मीटर के अंदर मेजर करना चाहें, तो आप वहां पे कहेंगे 4500 मीटर। तो यूनिट चेंज करने से आपका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, आपका चेंज होगा। जैसे अगर आप एक 1 kg लेते हैं, 1 kg को आप क्या बोल सकते हैं, 1000 ग्राम बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, 1000 ग्राम बोल सकते हैं। अगर आपका हाफ kg है, तो इसको क्या बोलते हैं, 0.5 kg। लेकिन वही अगर दूसरी यूनिट ग्राम के अंदर करेंगे, तो उसको क्या बोल सकते हैं, 500 ग्राम। तो जैसे जैसे यूनिट बदलती जाएगी, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। If the length or distance is measured by the length of the foot of a person, if the length or distance is measured by the length of foot of a person, then the same length or distance will have different value as the length of foot of different people differ slightly. अब देखिए, if the length or distance जो है is measured by length of foot of a person, अगर डिस्टेंस को फुट से अगर मेजर करें, द सेम लेंथ और डिस्टेंस विल हैव डिफरेंट वैल्यू। अगर एक ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है, कोई भी एक डिस्टेंस है, अगर एक बड़ा आदमी मेजर कर रहा है, तो उसके जो भी फुट होंगे वो बड़े होंगे, तो कम फुट के अंदर ही मेजर कर लेगा। लेकिन छोटा बच्चा है तो उसके जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगी। तो ये एक तरीका जो है कन्वीनियंट नहीं है। इन इंसिडेंट time cubit, length from elbow to finger, tips, foot distance between arm, chin were taken as the unit of length। तो पहले टाइम के अंदर जो है क्यूबिट, लेंथ फ्रॉम एल्बो टू फिंगर, ये पूरा एक हाथ की डिस्टेंस जो है वो मेजर करते थे, यहाँ से लगा करके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, एक हाथ, 2 हाथ, इस प्रकार से। देखिए बेटा, आपकी क्लास जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, तो इसलिए उसके ऊपर REC लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। उसको आप बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, दूसरी जो भी डिस्टेंस थी, उसको आर्म और चीन और उनके थ्रू भी जो है वो मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने देखिए कुछ पैर रखे हुए हैं। फर्स्ट में छोटे बच्चे के पैर हैं, तो जो डिस्टेंस ए बी है, यहाँ पे डिस्टेंस किसके बराबर है, 4 पैर के बराबर है। लेकिन दूसरी कंडीशन के अंदर कितने के बराबर है, 3 पैर के बराबर ही है। व्हेन मेजर्ड बाय ह्यूमन फीट, द मेजरमेंट ऑफ सेम डिस्टेंस वेरीज बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ इंडिविजुअल फुट। तो यहाँ पर आपकी यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो अब अपन देखें, अगर कोई एक डिस्टेंस है और वो बताएंगे मैंने मेजर किए वो 4 पैर के बराबर है, दूसरा मेजर किए वो बोलेगा मेरे 3 पैर के बराबर है, ये एक और आ जाएगा बोलेगा नहीं मेरे तो 3.5 पैर के बराबर आ गई है। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है। व्हेन मेजर्ड बाय ह्यूमन फीट, द मेजरमेंट ऑफ सेम डिस्टेंस वेरी बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ इंडिविजुअल फुट। अब देखिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्ट ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट।
दिस सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI सिस्टम। देखिए 1970 से पहले अलग अलग कंट्री के अंदर मेजर करने, डिफरेंट क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स थी। जैसे अगर बात करें मास की, तो मास को कुछ केजी के अंदर मेजर करते थे, कुछ ग्राम के अंदर, कुछ पाउंड के अंदर, कुछ शेर के अंदर, इस प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स थी। लेंथ को भी ऐसे ही कुछ मीटर के अंदर मेजर कर रहे, कुछ सेंटीमीटर के अंदर मेजर कर रहे थे, कुछ जो है वो फीट के अंदर मेजर कर रहे थे। तो इसलिए एक यूनिफॉर्म जो पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक ही यूनिट हो, इसलिए एक SI सिस्टम बनाया गया 1970 के अंदर। ये जो है एक फ्रांस के अंदर एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर ये किया, और इस सिस्टम को जो है मैट्रिक सिस्टम बोला गया, और इसमें डेसिमल नंबर्स यूज किए गए। डेसिमल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के नंबर। अब देखिए SI यूनिट ऑफ लेंथ इज व्हाट, मीटर। जो SI यूनिट है लेंथ की वो क्या है, मीटर है। वाइल फॉर लार्ज डिस्टेंस द यूनिट इज व्हाट, किलोमीटर। अगर छोटी डिस्टेंस उसको मीटर के अंदर मेजर करेंगे, बड़ी डिस्टेंस उसको किलोमीटर के अंदर मेजर करेंगे। और देखो 1 किलोमीटर इक्वल टू व्हाट, 1000 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू व्हाट, 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू व्हाट, 10 मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर है, 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है, और 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर है। ये पक्का आपको याद रखना है। 1 मीटर जो है किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर आपके पास में मीटर स्केल है, या कहीं पे भी जाएं आप शॉपकीपर के पास में, उसके पास में मीटर होगा, उसमें देखेंगे तो 100 सेंटीमीटर होगा। और 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर, और 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर। ये चीज जो है आपका लास्ट वाला, वो आप अपने स्केल के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर एक स्केल है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसको आप अपने हाथ से खींच करके बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, अगर कोई भी 2 पॉइंट 1 और 2 ले लीजिए, 1 और 2 के बीच में अगर आप यहाँ पे देखें, देखो मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 और 3 के बीच में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच में उसको कितने डिवीजन के अंदर बांटा गया है, 10 डिवीजन के अंदर बांटा गया है। कितने डिवीजन के अंदर बांटा गया है, 10। तो अपन कह सर सकते हैं मेरे को कि पेज नंबर हाँ, नहीं मिल रहा है। इसमें बट आपके पास स्केल होगी ना प्लास्टिक की, प्लास्टिक जी। की, उस प्लास्टिक की यस सर। स्केल के अंदर देखो 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ होगा। तो 1 और 2 के बीच में देखेंगे कितने डिवीजन होंगे, 10 इक्वल पार्ट्स होंगे। वो ईच वन पार्ट इज इक्वल टू व्हाट, 1 मिलीमीटर। वो किसके बराबर होगा, 1 मिलीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ की यूनिट में 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर है, 1000 मीटर के बराबर है। 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के बराबर है। और 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर है। ठीक है, स्केल आपके पास में होगा ही ये। ठीक है, अब देखिए बेटा, किसी को कुछ स्केल नहीं देखा हो, सबके पास है स्केल। यस सर। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट, टेकिंग करेक्ट मेजरमेंट, ये बहुत जरूरत है। ठीक है, कोई भी अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो रीडिंग लेंगे वो क्या जाएगी, गलत। तो कुछ चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बिलो आर फ्यू पॉइंटर्स दैट नीड टू बी फॉलोड फॉर टेकिंग करेक्ट मेजरमेंट्स। हाँ बेटा बोलो। सर आपने अभी तक कहाँ तक पढ़ाया? बेटा अभी आपने ज्वाइन किया है? नो सर, मैं नेट की वजह से लेफ्ट हो गई थी। बेटा जितना पढ़ाया है वो नोट्स आपको शेयर कर देंगे, ठीक है, तो उसमें देख लेना। अभी ओके तक मैंने सर। तीसरा पेज पढ़ाया है मैंने, ठीक है। अब देखो बेटा, टेकिंग करेक्ट मेजरमेंट, बिलो आर द फ्यू पॉइंटर्स दैट नीड टू बी फॉलोड फॉर टेकिंग करेक्ट मेजरमेंट। कुछ पॉइंट बता रहे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। यूज अप्रोप्रिएट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आपको एक सही इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए फॉर मेजरिंग
length of smaller street object like a pencil or a 15-inch scale should be used. स्मॉल अगर डिस्टेंस है जो स्मॉल लेंथ है तो उसको अपन किससे मेजर कर सकते हैं, स्केल से। फिर एक मेजरिंग टेप होता है, ठीक है, जो 5 मीटर का होता है। अगर ज्यादा रूम के अंदर अगर आपको देखना है तो उसको 5 मीटर या 10 मीटर का जो एक प्रकार का मेजरिंग टेप आता है उससे मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंसेज हैं तो उसके लिए और लंबा टेप चाहिएगा। फॉर मेजरिंग लेंथ ऑफ कर्व सरफेस like a tree trunk, measuring tapes are used for measuring length of a curved surface like अगर जैसे ट्री ट्रंक है, अगर एक पेड़ का तना है और उसकी मोटाई को मेजर करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक मेजरिंग टेप चाहिए जो क्या हो, लूज हो या थ्रेड जैसा हो। यूज ए होल नॉन ब्रोकन इंस्ट्रूमेंट इफ यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट विद ब्रोकन एक्स, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द पोर्शन वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज कंप्लीट। अब देखिए एक आपके पास में क्या है, पेंसिल है, दिख रही है। अब उस पेंसिल को आपको मेजर करना है, लेकिन आपके पास में इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, टूट गया, मतलब स्केल जो है आपकी टूट गई है, वहां पर 0 और 1 नहीं है। तो अब क्या करें, तो जैसे ही जो पेंसिल है उसका जो शार्प एज है उसको कहाँ पे रखेंगे, 2 पे रख दीजिए या 3 पे, जहां पे 2 स्टार्ट होता है या 3 स्टार्ट होता है वहां पे रखेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, उसको देखेंगे पीछे की तरफ, पीछे की तरफ कितना है, 17 के बाद में 17.23, तो यहाँ से फर्स्ट स्टार्टिंग कितना है, 2 है, लास्ट में कितना है, 17.3 है। तो अब अपन की जो रीडिंग लेंगे वो क्या होगा, 17.3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 15.3। ये भी एक मेथड है। In case of a broken scale, take the reading from a number from where the scale is fine, from 2 onwards, ठीक है। अब देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कीप यूर आई एट द करेक्ट पोजिशन फॉर टेकिंग द रीडिंग। इनकरेक्ट पोजिशन में लीड टू स्लाइटली इनकरेक्ट रीडिंग। अब आपको रीडिंग जो लेनी है वो किस प्रकार से लेनी है वो देखिए। देखिए तो जैसे कोई भी एक रीडिंग है, आपको 2 सेंटीमीटर पे रीडिंग लेनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप तिरछी से ये फर्स्ट पोजीशन ब्लू देखें, अगर इससे अगर आप देखेंगे तो आपकी रीडिंग कितने पे आ जाएगी, 3 पे। और इधर तिरछे से लेंगे, अगर तिरछे से लेंगे तो ये जो है सर आपका आपकी 1। स्क्रीन चली गई। क्या हो बेटा, सर हाँ आपकी स्क्रीन, आपके नाम पे टैप करते तो आपकी स्क्रीन आ जाती है सर वापस। चलिए 1 मिनट में वापस करता हूँ बेटा। ओके सर। ये कौन था, निखिल? बेटा इतना टाइम हो गया, आप चलिए बेटा वापस आ गई अब स्क्रीन। प्रेजेंट की ना। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, अब देखिए ये जैसे एक आपकी एक स्केल है, ठीक है। अब इस स्केल को आपको रीडिंग को देखना है, रीडिंग कितने पे, 2 पे, ये मालूम है। लेकिन अगर एक इस प्रकार से लेफ्ट साइड से अगर अपन देखें तो उसकी रीडिंग कितने पे आ जाएगी, 3 पे आ जाएगी। राइट में से तिरछे से देखेंगे रीडिंग कितनी दिखेगी, 1। तो आपको एग्जैक्टली देखने के लिए कहाँ देखना पड़ेगा, बिल्कुल उसके ऊपर। तो ये जो ब्लैक लाइन जो है, ठीक है, व्यूइंग फ्रॉम 3 डिफरेंट एंगल्स, ब्लू एंड रेड एरो डिनोट if viewed from sides the measurement will be slightly incorrect। तो बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर से ही आपको देखना है। जब इसके ऊपर से देखेंगे तभी जो है रीडिंग जो है वो क्या होगी, करेक्ट होगी। एक और देखिए, अब जैसे यहाँ पर मेजरिंग लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन, कर्व लाइन और सरफेस कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ए स्ट्रेट स्केल। अब स्केल से तो जो भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है उसको अपन मेजर नहीं कर सकते हैं। ए मेजरिंग टेप और थ्रस्ट में मस्ट बी यूज इन स्ट्रीट। तो उस कंडीशन में मेजरिंग टेप या स्ट्रेट स्केल की जगह पे अपन क्या करते हैं, थ्रेड लेते हैं। थ्रेड में क्या करते हैं, उस कर्व सरफेस के ऊपर थ्रेड को क्या करेंगे, लगा देंगे। टू मेजर ए कर्व सरफेस यूजिंग ए थ्रेड, थ्रेड समझते ही है, धागा। फॉलो द बिलो स्टेप, टाई ए नॉट एट वन एंड ऑफ द थ्रेड, ठीक है। एक जगह पे आप धागे में गांठ लगा दीजिए,
Place the thread at the beginning of the line and try to measure a small initial portion of the line which is relatively straight. अब जहां से स्टार्ट वहां पे धागा लगा करके और उसके साथ में धागे को बढ़ा करके उसको आगे करते जाइए, ठीक है। और आगे करते जाएंगे, छोटी छोटी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ये डिस्टेंस कितने धागे के बराबर है? प्लेस यूर थंब एट द वन एंड of the measuring portion and measure next straight portion. Repeat the above step till the end of the line is reached. Make a knot at the end of the line. Now straight the thread and measure the length of the two knots on a screen. तो जहां से एक नोट से लगा के दूसरे नोट तक, जहां पे एक गांठ से लगा के दूसरे गांठ तक, पहले तो भी धागा टेढ़ा मेढ़ा होगा, अब उसको स्ट्रेट कर दीजिए। स्ट्रेट जैसे ही करेंगे तो टोटल लेंथ जो है वो आ जाएगी। अब देखिए, जैसे आपका ए से बी, ठीक है, ए से बी तक आपको मेजर करना है। मेजरिंग ए कर्व लाइन, टेक पोर्शन ऑफ द लाइन एंड मेजर यूजिंग द थ्रेड। फर्स्ट मेजर फ्रॉम ए टू 1, देन 1 to 2, देन 2 to 3 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से आप इस डिस्टेंस को धीरे धीरे मेजर करते जाएंगे, ठीक है। मेजर करने के बाद में लास्ट में जहां पे खत्म होता है वहां पे थ्रेड के अंदर क्या करेंगे, घाट लगा देंगे। एक स्टार्टिंग में लगाया, फिर अब उस पूरे धागे को जो है खींच करके क्या कर देंगे, स्ट्रेट कर देंगे, और उससे जो है आप लेंथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मूविंग थिंग्स अराउंड अस, ऑब्जेक्ट विच आर moving around us are said to be in motion, whereas the objects which are not moving are said to be at rest. जो भी ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ मूव कर रहे हैं वो क्या है, मोशन में है, और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट मूव नहीं कर रहे हैं वो क्या है, रेस्ट में है। एनी चेंज इन पोजीशन विद द टाइम कैन बी टर्म एज ए मोशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ में कंटिन्यूसली अगर चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, मोशन में है। मोशन कैन बी टर्म एज ए स्लो और फास्ट बेस्ड ऑन द डिस्टेंस इट कवर इन ए specific amount of time. More distance covered means motion is fast and vice versa. अगर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट जो है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा, फास्ट। अगर ऑब्जेक्ट जो है कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो क्या कहलाएगा, स्लो कहलाएगा। मोशन कैन बी कंप्लीट ऑब्जेक्ट और द पास्ट पार्ट विद इन इट। मोशन कैन बी कंप्लीट ऑब्जेक्ट, जो है पूरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और उसका पार्ट भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट लाइक ट्रेन, बर्ड्स, हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एंड आर मूविंग ऑब्जेक्ट, वेयरएज हाउस, ट्री, वॉल क्लॉक आर नॉन मूविंग और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। ये मालूम है आपको। अब देखिए, या मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर देख सकते हैं, ट्रेन है आपकी, ठीक है, एक बर्ड है जो मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसको आप मूव करते हुए देख सकते हैं, लेकिन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अंदर घर है या ट्री है उसको मूव करते हुए नहीं देख सकते। अब देखिए, नेक्स्ट जो है आपका टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन द पाथ दे फॉलो। जिस प्रकार से पाथ को फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट टाइप की मोशंस होती है। फर्स्ट देखें, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर का मोशन का मतलब है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। दिस इज ए मोशन वेयर ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक लाइन के अंदर होगा। एग्जाम्पल, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स। दूसरा देखेंगे, अलोंग एग्जाम्पल मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर। स्प्रिंटर इन रेस, फॉलिंग स्टोन, एक ऊपर हाइट से नीचे की तरफ स्टोन अगर गिर रहा है तो वो कैसा है, मोशन में स्ट्रेट लाइन। दूसरा देखिए, सर्कुलर मोशन। दिस इज ए मोशन वेयर object move along a circular path. Example, hands of a clock, blades of a fan, rotation of earth around the sun. A type of circular motion where an object is spin on its own axis, it is called rotation motion. Example, rolling ball, spinning top, earth is revolving about its own axis, जिसके कारण से क्या डे और नाइट होते हैं, ये सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन के बाद में एक और मोशन है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के अंदर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपने पाथ को एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद में रिपीट करेगा। दिस इज अ टाइप ऑफ मोशन वेयर द ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स्ड
interval of time. Example, pendulum of a clock. ठीक है, पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक आप देखेंगे जैसे वन कंप्लीट राउंड हो जाएगा, जैसे अपन देखें सेकंड का जो क्लॉक हैंड्स है वो क्या करेगा, 1 मिनट के बाद में अपने पाथ को रिपीट करेगा। अगर आपका मिनट का है तो 1 आवर के बाद में रिपीट करेगा, और अगर आपका ओवर हैंड है वो क्या करेगा, आफ्टर 12 आवर के बाद में रिपीट करेगा। ठीक है, अगर अर्थ जो है रोटेट अबाउट द सन एक्सिस तो 24 आवर्स के बाद में करेगा। ठीक है, अगर अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट सन तो 365.25 डेज के बाद में उसका पाथ जो है वो क्या करेगी, वो रिपीट करेगी। अब देखते हैं अपन टाइप ऑफ मोशन, जैसे रेक्टिलिनियर एक स्ट्रेट मोशन है, दूसरा है सर्कुलर मोशन, तीसरा रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस है, रोटेशनल मोशन के अंदर एक आपका क्या होगा, एक्सिस होगा, उसके चारों तरफ मूव करेगा। पीरियोडिक मोशन जो है आप क्लॉक का जो है वो देख सकते हैं। इसको अपन और भी कल जो है और भी रिपीट करेंगे। ठीक है, एक बार और जब नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर एक बार और रिपीट करेंगे। ठीक है, अब आपका क्लास कंप्लीट हुआ, आप जो है अब अपनी क्लास जो है वो छोड़ सकते हैं। यस सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। सर